पृथ्वीराज रासो का पद्मावती समय जो कि 20वां समय है, नागरी प्रचारिणी सभा द्वारा प्रकाशित, जो मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या और श्याम सुंदर दास ने जिसका संपादन किया, वो जो रचना है उसका 20वां खंड या जिसे क्या कहते हैं, इसमें समय कहा जाता है, वो है पद्मावती समय। उस पर उसी नागरी प्रचारिणी सभा के प्रकाशन पर लिखा हुआ है, अथ पद्मावती समय लिख्यते, अथ पद्मावती समय लिख्यते। आगे लिखा है 20वां समय, यानी पद्मावती समय कौन सा समय है? 20वां समय। सबसे पहला और महत्वपूर्ण सवाल क्या है? पद्मावती समय कौन सा समय है? 20वां समय। अब यहाँ पर किसका वर्णन हो रहा है उस पर बात करते हैं। पूर्व दिशा में समुद्र शिखर गढ़ के यादव राजा विजयपाल का वर्णन। यहाँ पर एक बात तो ये है कि अपभ्रंश में ख को क्या कहते थे? श कहते थे। अपभ्रंश में ख को श कहते थे, तो जहां भी दिखाई देगा, जैसे ये शिखर, इसको भी शिखर पढ़ा जाएगा। एक ये बात हो गई। दूसरी बात ये है कि गढ़ के यादव राजा विजयपाल, गढ़ पर समुद्र शिखर जो गढ़ है उस पर जो राजा राज करते हैं वे किस कुल के हैं? यादव है, यादव कुल के राजा है। और नाम क्या है? विजयपाल। नागरी प्रचारिणी सभा के प्रकाशन में विजयपाल लिखा हुआ है ऊपर, तो हमें कोई भी दूसरा नाम विजय सेन वगैरह नहीं लिखना है अपनी मर्जी से। तो राजा का नाम क्या है? पूर्व दिशा के शब्दार्थ हम पहले कर देते हैं, उसी में राजा का नाम लिख लेते हैं। शब्दार्थ में सबसे पहले है पूर्व दिशा के राजा। पूर्व दिशा में समुद्र गढ़ जो है, गढ़ के राजा कौन है? यहाँ पर मैं ये पूरा क्यों लिख रही हूँ? क्योंकि कई टीकाओं में इनका नाम विजय सेन मिल रहा है, क्योंकि सेन और पाल वंश दो थे और ये माना जाता है कि उस समय वहां पर सेन राज्य करते थे। लेकिन इस नागरी प्रचारिणी सभा के प्रकाशन में अपने विजयपाल लिखा हुआ है, तो अपने तो लोगों की लकीर मान करके इसे विजयपाल ही करना है। इसलिए मैं यहाँ पर शब्दार्थ में पुनः लिख रही हूँ। पूर्व दिशा में समुद्रगढ़ के राजा कौन हैं? विजयपाल। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है अभी हमारे जो चल रही है। पहली बात महत्वपूर्ण क्या थी कि पद्मावती समय कौन सा समय है? 20वां समय। सबको याद होगा अब तो 20वां समय। और पूर्व दिशा में किस दिशा में है समुद्र शिखर गढ़? पूर्व दिशा में। पूर्व दिशा में समुद्र शिखर गढ़ है। और अब हम बात करते हैं इसमें आए हुए शब्दों पर। पूरब दिस गढ़ गढ़नपति समुद्र शिखर अति दुग, तहसु विजय सुर राजपति जादू कुलह अभग। तो यहाँ पर पूरब दिश यानी पूर्व दिशा, गढ़ गढ़नपति यानी गढ़ों का सिरमौर गढ़पति, और समुद्र शिखर, समुद्र शिखर यानी समुद्र शिखर, अति दुग, अति दुग यानी बहुत ही विशाल दुर्ग है। तहसु विजय सुर राजपति, वहां पर जो राज करता है विजय नाम का राजा, तो विजय नाम के राजा को हम क्या कहेंगे? विजयपाल कहेंगे। क्या कहेंगे? विजयपाल। तो विजयपाल राजा राज करता है, वो किसके समान है? सुर राजपति के समान। तो सुर राजपति, सुर राजपति किसके लिए आया है? देवराज इंद्र। कौन है? देवराज इंद्र। सुर राजपति कौन है? देवराज इंद्र। और जादू कुलह अभग, जादू, जादू यानी यादव, कुलह मतलब कुल, तो जादू कुलह का अर्थ क्या है? जादू कुलह
यानी यादव कुल। ऊपर लिखा पड़ा है भाइयों, देखिए ये लिखा हुआ है जादू कुलह, जादू कुलह लिखा हुआ है, तो जादू यानी यादव और कुलह यानी कुल, तो यादव कुल। कौन सा कुल? यादव कुल। अभग बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। युद्ध में न भागने वाला या युद्ध से न भागने वाला या अति बलशाली राजा, अति साहसी राजा। अभग, अभग यानी युद्ध से न भागने वाला या बलशाली। कैसा? युद्ध से न भागने वाला या बलशाली। अब इसका अर्थ हम वापस देख लेते हैं, बिल्कुल आसान हो गया है। और भी, पूरब दिश गढ़ गढ़नपति, यानी पूर्व दिशा में एक गढ़ है जो सब गढ़ों में सिरमौर है, गढ़ों का पति है, यानी समुद्र शिखर अति दुर्ग। इसका नाम समुद्र शिखर है और ये एक विशाल दुर्ग है, समुद्र शिखर नाम का विशाल दुर्ग है। तसु विजय सुर राजपति, वहां पर जो राजा राज करता है विजयपाल, वो देवराज इंद्र के समान महान है। देवराज इंद्र के समान, वो जिस प्रकार देवराज इंद्र स्वर्ग में राज करते हैं, वैसे ही राजा विजयपाल समुद्र शिखर पर राज करते हैं। जादू कुलह अभग, और यादव कुल का ये राजा कभी युद्धों से नहीं भागता, अर्थात अति बलशाली और साहसी है। तो उसको लिख लेते हैं अर्थ। यादव नहीं, पूर्व दिशा में समुद्र शिखर नामक गढ़ों का गढ़, अर्थात गढ़पति गढ़ों का गढ़ है, जो कि अत्यंत विशाल है, अत्यंत विशाल है, अत्यंत विशाल है। विजयसुर राजपति, वहां पर राज करने वाला राजा विजयपाल देवराज इंद्र की तरह तो यहां पर क्या सवाल बन सकता है अपने कि राजा विजयपाल को किसके समान बताया है? ऑप्शन में ब्रह्मा जी, विष्णु जी, देवराज इंद्र सारे आ जाएंगे, तो कौन होंगे? देवराज इंद्र। जादू कुल अभग, यह राजा यादव कुल के सम्मान को बढ़ाने वाला वह युद्ध से न भागने वाला बलशाली व साहसी राजा है। वह साहसी राजा है। इस प्रकार से
इस पर जो दोहे में हमने पढ़ा, ये क्या है? दुआ है। ये दुआ है, इसमें अपभ्रंश के शब्द आए हैं, और अपभ्रंश में भी जहां जहां हम एक बात यहाँ पर नोट कर लेते हैं कि पूरा जो पद्मावती समय हम पढ़ेंगे उसमें एक मुख्य बात रहेगी कि जहां जहां जो वीर रस का परिपाक हो रहा हो ऐसा है, तब तो उसमें डिंगल शब्दों का प्रयोग हो सकता है। लेकिन जहां जहां माधुर्य रस होगा, वहां पर माधुर्य गुण होगा, वहां पर क्या होगा? पिंगल यानी अपभ्रंश के साथ ब्रज भाषा के मधुर और कोमल शब्दों का प्रयोग आएगा। तो यहाँ राजा की वीरता की प्रशंसा है, तो उसी के अनुकूल शब्दावली का प्रयोग है। विशेष में हम दे देते हैं 2-4 बातें कि सबसे पहली बात तो ये तो हम बार बार नहीं बताएंगे, क्योंकि एक बार में ही अपने को पता चल गया है कि अपभ्रंश में ख को क्या कहते हैं? श कहते हैं। ख को स लिखा जाता है। एक ये बात हो गई। दूसरी बात क्या है कि पूर्व दिशा है, गढ़ गढ़नपति है, ये सारी चीजें अपने आ गई है। जादू, कुलह, अभग, तो जहां जहां अनुप्रास अलंकार आ रहा है उसको तो बताने की आवश्यकता भी नहीं है। जहां भी 2 बार किसी भी शब्द की वर्ण की आवृत्ति दिखे, वहां पर सीधा अनुप्रास हो जाएगा अलंकार। तो यहाँ पर अलंकारों का भी कोई विशेष है नहीं। तो इस पंक्ति में राजा विजयपाल की वीरता का वर्णन है। ये बात भले ही रिपीट कर दें। राजा विजयपाल यादव राजा है। विजयपाल की के समुद्रगढ़ का सुंदर वर्णन, वो किस दिशा में है, कैसे है, उसका वर्णन इसमें किया गया है। फिर हम देखते हैं अगला, इसमें जो है वो भी दुआ है। वो भी क्या है? दुआ है। उसमें क्या कहा गया है? राजा के पास क्या क्या है? हसम है गए देश अति, हसम है गए देश अति, पति सायर मर्जात, प्रबल भूप से बही सकल, धुनी निशान बहुसाद। यहाँ पर राजा की वीरता की प्रशंसा हो रही है कि राजा कितना शक्तिशाली है, उसका वर्णन हो रहा है। राजा के पास किस प्रकार की सेना है, उसका वर्णन हो रहा है। तो जहां वर्णन की प्रधानता हो वहां पर वस्तु ध्वनि होती है। जहां जहां हम पद्मावती समय में वर्णन की प्रधानता देखेंगे, भले ही वो पद्मावती के रूप का वर्णन हो, भले ही आगे पृथ्वीराज की सेना का वर्णन आएगा, भले ही मोहम्मद गोरी की सेना का वर्णन आएगा, भले ही यहाँ पर विजयपाल की सेना का वर्णन आ रहा है, तो जहां वर्णन आता है वहां पर वस्तु ध्वनि नामक विशेषता काव्य की पाई जाती है। तो पहले तो हम शब्दार्थ पर बात करते हैं। शब्दार्थ में हसम है गए देश अति, इसमें हसम शब्द पर विवाद है। हसम, असम का अर्थ असंख्य या विविध कोटियों का, विविध कोटियों के ये माना जाता है। और कुछ टीकाओं में इसका अर्थ वैभवशाली भी लिया गया है। कुछ टीकाओं में वैभवशाली दिया गया है। तो दोनों ही जो भी अर्थ मिले वो देख सकते हैं, क्योंकि पृथ्वीराज रासो खुद विवादित, उस पर लिखी गई टीकाएं फिर कैसे बिल्कुल सही होगी, प्रामाणिक होगी। विवाद की बात तो हर जगह आएगी। तो हसम है गए देश अति, है गए यानी घोड़े और हाथी, है गए
घोड़े व हाथी, घोड़े व हाथी। फिर है देश अति, यानी उसके वहां पर निवास करते हैं, उसके देश में रहते हैं। पति सायर मर्जाद, बहुत महत्वपूर्ण बात है। पति सायर मर्जाद यानी समुद्र उसके स्वामित्व को निर्धारित करता है और किसी राजा में कोई शक्ति नहीं है कि विजयपाल की सीमा का निर्धारण कर सके। उसकी सीमा का निर्धारण उसके आगे आने वाला समुद्र करता है। तो सायर शब्द का अर्थ क्या है, बहुत महत्वपूर्ण है। सायर, सायर यानी समुद्र। सायर का क्या अर्थ है, समुद्र। मर्जाद यानी मर्यादा, मर्जाद। मर्यादा। और प्रबल भूप सेवय ही सकल, जितने भी प्रभावशाली राजा है सारे के सारे विजयपाल की सेवा खड़े होकर करते हैं, विजयपाल की सेवा करते रहते हैं। सकल यानी सब, सेवई यानी सेवा। धुनी निशान बहुसाद, धुनी निशान बहुसाद, ये जो धुनी शब्द आया है, धुनी निशान बहुसाद, उसको मैंने पाठांतर में आगे लिखा है। पाठांतर में धुनी के स्थान पर घन मिलता है। पाठांतर यानी दूसरे जो पाठ मिलते हैं उनमें धुनी के स्थान पर घन मिलता है। तो घन से भी आवाज का ही अंदाजा लगाया जाता है कि कितनी आवाज हो रही है, और धुनी से भी ध्वनि या आवाज का ही अंदाजा लग रहा है। तो दोनों से अर्थ में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन नागरिक प्रचारिणी सभा के प्रकाशन में ये नीचे दे रखा है कि पाठांतर में घन है। तो अपने यहाँ से सवाल उठ सकता है कि पाठांतर में ध्वनि के स्थान पर क्या मिलता है, तो घन मिलता है। याद रखने की ये बात है। तो ध्वनि, ध्वनि यानी ध्वनि या आवाज। और निशान बहुसाद, निशान का क्या अर्थ होता है, बड़े नगाड़े या बहुत ही बड़ा वाद्य यंत्र। बड़े नगाड़े या बड़ा वाद्य यंत्र जो किसी की जीत की सूचना देता है या उसके प्रभाव को दर्शाता है कि दूर दूर तक उसके नगाड़ों की आवाज जाती है, उसके वाद्य यंत्रों की आवाज जाती है, और जहां जहां तक आवाज जाती है वहां वहां तक सभी उसके प्रभाव को मानते हैं, उसकी अधीनता को स्वीकार करते हैं। बहुसाद यानी बजते रहते हैं। इस प्रकार से हम इसका अर्थ देख लेते हैं। हसम है गए देश अति, यानी राजा विजयपाल के देश में असंख्य हाथी घोड़े, असंख्य हाथी और घोड़े हैं। और पति सायर मर्जाद, और उसके स्वामित्व की सीमा कौन निर्धारित करता है, मर्जाद का अर्थ यहाँ क्या है, सीमा, मर्यादा। सीमा भी है और मर्यादा भी है। मर्यादा या सीमा का निर्धारण कौन करता है, समुद्र करता है। सायर यानी समुद्र। प्रबल भूप से ही सकल धुनी निशान बहुसाद, और उसको जो विजयपाल राजा है उसके प्रभाव को सभी दूसरे प्रभावशाली राजा भी स्वीकार करते हैं, अर्थात दूसरे प्रभावशाली राजा भी विजयपाल के आधिपत्य को स्वीकार कर लेते हैं। धुनी निशान बहुसाद, और दूसरे राजाओं के आधिपत्य ग्रहण कर लेने के कारण ही उसके यहाँ पर हमेशा विजय के नगाड़े बजते रहते हैं, अर्थात उसका प्रभाव चारों ओर फैला रहता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, वर्णन हो रहा है उसकी सेना का, उसके प्रभाव का। तो क्या है, वस्तु ध्वनि है। अर्थ पंक्ति से ही अर्थ करेंगे, बिल्कुल ज्यादा नहीं करेंगे, क्योंकि बिल्कुल पंक्ति से ही अर्थ आएगा। बिल्कुल एक पंक्ति का अर्थ आ सकता है। यहाँ पर सीधा शब्द पूछा जा सकता है कि भाई इसका शब्द का अर्थ क्या है, या फिर धुनी वुनी, वो जो धुनी की जगह घन आया है वहां से आने की प्रबल संभावना है, क्योंकि जो नागरिक प्रचारिणी सभा की
खुद की प्रकाशित की गई पद्मावती समय है, वहीं से सवाल उठने की प्रबल संभावना है। तो उसी के बारे में हम बात करते हैं। शब्दार्थ तो अपने को देखने ही पड़ेंगे, क्योंकि शब्दार्थ देखेंगे तभी अर्थ समझ में आएगा और अर्थ पूछा जा सकता है। अर्थ से जुड़ा हुआ कोई और सवाल बनाकर असंगत रूप में पूछा जा सकता है। तो हसम है गए देश अति, यानी इस राजा के देश में असंख्य हाथी घोड़े है। इसमें उल्लेख अलंकार हो सकता है। अलंकार साधारण रूप से, अलंकारों पर एक हम बात कर लेते हैं कि ये जो अपने सिलेबस में लगी हुई जितनी भी रचनाएं हैं, उनसे अलंकार या तो वो पूछा जाएगा जो अपने सिलेबस में लगाई हुई टीका में लिखा हुआ है, या फिर सीधा सीधा दिख रहा है जैसे मनहु आ गया और उत्प्रेक्षा है। ज्यादा अपने को अंदर घुस के अलंकार निकालने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ज्यादा अंदर वाले अलंकारों तक नहीं जाते। इस राजा के देश में असंख्य हाथी घोड़े हैं और पति शायर मर्जाद इसके राज्य की सीमा का निर्धारण, मर्जाद का अर्थ क्या है? सीमा या मर्यादा। निर्धारण कौन करता है? समुद्र करता है। किसी व्यक्ति में ये हिम्मत नहीं कि उसकी सीमा का निर्धारण कर सके, समुद्र करता है। सीमा का निर्धारण कौन करता है? समुद्र। और प्रबल भूप से ही सकल, सारे के सारे प्रभावशाली राजा उसका आधिपत्य, उसका किसका? विजयपाल का नाम लिख लेते हैं। विजयपाल का आधिपत्य स्वीकार करते हैं। यहां पर एक बात है, यहां से सवाल एक इस तरीके से बन सकता है कि ये दे दिया प्रबल भूप से बही सकल, तो इस पंक्ति में किस राजा की अधीनता स्वीकार करने की बात हो रही है? ऑप्शन में आपको मिलेंगे घोरी, ऑप्शन में मिलेंगे पृथ्वीराज खुद, और ऑप्शन में मिलेंगे विजयपाल। तब अपने को विजयपाल करना है। और आगे की पंक्तियों में अब सामने देख रहे हैं तब तक तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब अपने एग्जाम में आएगा तब वहां पर ये सामने नहीं होगा ना कि पहली पंक्ति है या लास्ट है या बीच की। तो हमें यहाँ पर पंक्तियों के साथ थोड़ा सा तादात्म्य करना है, थोड़ा सा साधारणीकरण बिठा कि इसमें कह क्या रहा है, राजा की क्या स्थिति है, कौन सी पंक्ति किसके लिए आ रही। राजा विजयपाल का आधिपत्य स्वीकार करते हैं। और आगे क्या है? धुनी निशान बहुसाद, और उसकी विजय के नगाड़े दूर दूर तक सुनाई देती है, दूर दूर तक सुनाई देती है। यानी ऐसा नगाड़ा बजता रहता है जिससे कि उसकी विजय दुदुम्बी लगती रहे। तो इस प्रकार से हसम है गए देश अति पति शायर मर्जाद, प्रबल भूप से बही सकल धुनी निशान बहुसाद। इन पंक्तियों का अर्थ अपने समझ में आ गया है कि असंख्य हाथी और घोड़ों का मालिक है राजा विजयपाल
और उसकी सीमा का निर्धारण समुद्र कर सकता है और कोई नहीं। सारे प्रभावशाली राजा उसकी अधीनता को स्वीकार करते हैं अर्थात उसकी सेवा करते हैं और धुनी निशान बहुसाद और उसकी विजय के नगाड़े चारों ओर बजते रहते हैं। यानी जब तक विजय के नगाड़ों की आवाज आती रहेगी तब तक राज्य पर किसी प्रकार का कोई संकट आने का संकेत नहीं मिलेगा। विशेष में एक चीज लिख लेते हैं, एक तो उल्लेख अलंकार है, सीधा सा दिख रहा है। उल्लेख अलंकार कहाँ होता है? जहां उल्लेख अलंकार कहाँ होता है? जहां पर बहुत सारी वस्तुओं का वर्णन हो, बहुत सारे उल्लेख हो, बार बार वस्तु वर्णन जहां भी आता है वहां पर क्या होता है? उल्लेख अलंकार। वस्तु वर्णन होने के कारण, होने पर। और दूसरी बात ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसमें क्या झलकती है? वस्तु ध्वनि। 2-3 बार मैंने आपको बताई है कि वस्तु ध्वनि है। वस्तु ध्वनि क्यों है? वस्तु ध्वनि आगे बार बार आएगी। जहां जहां इनकी सेना का वर्णन है या इनके प्रभाव का वर्णन है, इनके हाथी घोड़ों का वर्णन है, ये जहां जहां वर्णन मिलेगा वहां वहां वस्तु ध्वनि होगी। सेना, हाथी घोड़े एवं प्रभाव का वर्णन होने के कारण। अब आपको जहां जहां लगे कि भाई यहाँ पर वर्णन किया जा रहा है, किसी का वर्णन के रूप में उसकी बात को आगे बढ़ाया जा रहा है, वहां पर क्या होगा? वस्तु ध्वनि होगी। अब अगला है, अब बात करेंगे कवित की। इससे पहले हम बात कर लेते हैं कि पृथ्वीराज रासो में, इसको हम नोट के रूप में बाद में लिखेंगे, विशेष में एक बार बात कर लेते हैं। पृथ्वीराज रासो में जहां जहां कवित लिखा हुआ दिखे वहां वहां वो वर्तमान समय में जो हम छप्पे पढ़ते हैं, छप्पे जो पढ़ते हैं, छप्पे छंद जो किसके मेल से बनता है? रोला और उलाला के, जिसे हम रोज कहते हैं। क्या कहते हैं? रोज। रोज यानी रो मतलब रोला, उ मतलब उलाला, छ मतलब छप्पे। तो रोला और उलाला मिलकर क्या बनता है? छप्पे छंद बनता है। रोला में 24 मात्राएं होती है टोटल और उलाला में 28 होती है। यहाँ पर 11-13 पर यति होती है और यहाँ पर 15-13 पर यति होती है। तो ये रोला और उलाला मिलकर के 6 पंक्तियों का क्या बनाते हैं? छप्पे बनाते हैं। और पृथ्वीराज रासो में छंद बरदई ने किसका प्रयोग किया है? छप्पे छंद का किया है, न कि वर्तमान समय में जो कवित चल रहा है उसका। तो ये बात यहाँ पर अपने को ध्यान रखनी है कि कवित शुरू हो रहा है। 2 हमने इससे पहले जो पढ़े वो क्या थे? दोहे थे। 2 दोहे पढ़े। अब हम पढ़ेंगे कवित नाम से किसको? छप्पे को। और 3 पंक्तियां यहाँ पढ़ेंगे, 3 पंक्तियां अगले पेज पर पढ़ेंगे। तो छप्पे में पंक्ति कितनी होती है? 6। और 3-3 पंक्तियों को हम पढ़ेंगे। इस कवित या छप्पे में हम क्या पढ़ रहे हैं? किसका वर्णन पढ़ रहे हैं? देख लीजिए। जो नागरिक प्रचारणी सभा की प्रकाशित कृति है उसमें ये लिखा हुआ है, विजयपाल की सेना। सबसे पहली बात किसका वर्णन पढ़ेंगे? विजयपाल की सेना का। दूसरी बात उसका कोष, खजाना, उसके खजाने का वर्णन। 10 बेटे बेटियों का वर्णन, 10 बेटे बेटियों का वर्णन। ये सब हम किसमें पढ़ेंगे? आगे वाला जो ये कविता आ रहा है इसमें पढ़ेंगे। तो यहाँ से सीधा सा सवाल पूछा जा सकता है। 2 पंक्ति देती, धुना धुनि निषाद बहुसाद नाद सुरपंच बजत दिन 10,000 है चढ़त हेम नग जटित साज दिन। इस पंक्ति में किसका वर्णन है? तो विजयपाल की सेना का। किसका है? विजयपाल की सेना का। यहाँ से सीधा ऐसे सवाल
उठ सकता है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं शब्दार्थ पर। शब्दार्थ में देखिए, ध्वनि, ध्वनि पाठांतर से क्या है? घन। पाठांतर से ध्वनि को क्या कहा जाता है? घन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? घन। घन लिखा हुआ है पाठांतर से, मतलब दूसरे और पाठ भी तो मिलते हैं पृथ्वीराज रासो के, उनमें ध्वनि के स्थान पर घन है। घन निशान बहुसाद ऐसे पढ़ा जाए, ये है पाठांतर। तो ध्वनि निशान बहुसाद नाद सुरपंच बजत दिन। तो ध्वनि का अर्थ हमने कर लिया है, वैसे कर लिया है, ध्वनि निशान ये कर लिए। नाद सुरपंच, सुरपंच क्या है? सुरपंच 5 सुरों युक्त उच्च स्वर। 5 सुरों युक्त उच्च स्वर जो है उसे क्या कहते हैं? सुरपंच कहते हैं। नाद सुरपंच बजत दिन 10,000 हय चढ़त। बहुत महत्वपूर्ण बात है। कितने घोड़ों की बात की जा रही है? 10,000 घोड़े। तो विजयपाल के पास कितने घोड़े, ऐसे लिख देते हैं। विजयपाल सेना में कितने घोड़े? शब्दार्थ में ही प्रश्न बना लेते हैं। कितने घोड़े की बात है? कितने हैं? 10,000। 10,000 घोड़े की बात है। कितने घोड़े की बात है? 10,000। क्योंकि ऐसे सवाल आते हैं कि कितने घोड़ों का वर्णन है, कितने हाथियों का वर्णन है, क्योंकि यहाँ पर प्रमाण देने में किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं। आरपीएससी पहले से ही परेशान है कि बार बार आपत्तियां लग जाती है, तो सीधा सा उठा ले कि यहाँ पर विजयपाल की सेना में कितने घोड़ों का वर्णन है, तो 10,000 है चढ़त, यानी 10,000 घोड़ों का वर्णन है। और हेम नग जटित साजतिन, और जो घोड़ों की सेना है वो सेना किससे सुसज्जित है? हेम यानी सोने और नगों से जड़ित, सोने और नगों से जड़ित साज सज्जा युक्त उस सेना को बनाया गया है। गज असंख्य गजपति, और उनकी सेना में असंख्य गज है, असंख्य हाथी है, असंख्य हाथी है। गज असंख्य, गज तो पता ही है, असंख्य यानी असंख्य। हाथियों की संख्या असंख्य बताइए। पहले हाथी ज्यादा रखते थे, तो हाथियों की संख्या है वो असंख्य। और मुहर सेना तीय संख्य, बहुत महत्वपूर्ण बात, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। मुहर सेना, मुहर सेना, मुहर सेना किसे कहते हैं? जो सेना चलती है, जिसके सेना के भाग होते हैं, उसमें सबसे आगे वाला भाग, जैसे हरावल दस्ता आपने कहा जाता है, उसे मुहर सेना। सेना में सबसे आगे चलने वाली पैदल सेना, मुहर सेना बहुत महत्वपूर्ण है। पैदल सेना, मुहर सेना किसे कहते हैं? सेना में सबसे आगे चलने वाली पैदल सेना। मुहर सेना यानी सेना में सबसे आगे चलने वाली पैदल सेना या मुख्य सेना। 3 संख्य, कितनी है मुहर सेना? 3 संख्य है मुहर सेना, 3 संख्य। मुहर सेना किसके पास है? विजयपाल के पास 3 संख्य मुहर सेना विजयपाल के पास। तो इस प्रकार से शब्दार्थ में ही हम प्रश्नोत्तर बनाते हुए चलेंगे, तो अर्थ करने में भी दिक्कत नहीं आएगी
और याद करने में भी कोई परेशानी नहीं होगी कि कौन सी सेना कितनी है, कैसे है, थोड़ा सा दिमाग में रखेंगे तो हो जाएगा। तो विजयपाल की सेना कोष 10 बेटे बेटियों का वर्णन हम पढ़ रहे हैं। उसमें वो क्या कहते हैं, कवित शुरू हुआ है, धुनी निशान बहुसाद, यानी उसके विजय के नगाड़े बहुत ही ऊंची आवाज में सुनाई दे रहे हैं। और नाद सुरपंच बजत दिन, और दिन भर क्या होता है, 5 सुरों का या उच्च स्वर में दिन भर नाद बजता रहता है, अर्थात ये स्वर, विजय का स्वर गूंजता रहता है। 10,000 है चढ़त, 10,000 है चढ़त, यानी चढ़ाई करने के लिए हर वक्त 10,000 घोड़े तैयार रहते हैं। हेम नग जटित साजतिन, और उस सेना को पूरी तरह से सोने, नगों इत्यादि से जड़ करके साज सज्जा पूर्ण तैयार करके रखा जाता है, अर्थात उनकी देखभाल भी बराबर की जाती है और सुसज्जित रूप से उन्हें रखा जाता है या तैयार रखा जाता है। गज असंख्य गजपति, गज असंख्य यानी हाथी उसके पास अनगिनित है, जिसकी संख्या गिन ही नहीं सकते, इतने राजा के पास हाथी है। तो सीधी सी बात है, कवि है तो कवि क्या करेगा, अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन करेगा ही, तो अतिशयोक्ति अलंकार ले सकते हैं हम कहीं भी। यहाँ पर जो वर्णन वीरता का चले या कोई सेना का ज्यादा प्रशंसापूर्ण वर्णन हो तो अतिशयोक्ति हो सकती है। मुहर सेना तीय संघ, और जो पैदल सेना है, जो सेना में सबसे आगे चलने वाला हरावल दस्ता होता है, वो 3 शंख के बराबर, 3 शंख के बराबर। ध्यान रखना, मुहर सेना विजयपाल के पास कितनी है, 3 शंख के बराबर। घोड़े कितने, 10,000, हाथी कितने, असंख्य। इस प्रकार से याद रखें। तो अब अर्थ तो समझ में आ गया, फिर भी लिख लेते हैं। विजय श्री के नगाड़े हर वक्त बजते रहते हैं। ऊंचे या पंच सुरों से युक्त ध्वनियां नाद सौंदर्य बढ़ा रही है। दस हजार है चढ़त, हेम नग जटित साजते। 10,000, 10,000 को वैसे लिख लेते हैं, याद ठीक रहेगा। 10,000 घोड़े हर वक्त चढ़ाई करने के लिए तैयार है। जिन्हें सोने, नगों इत्यादि द्वारा पूर्णतः सुसज्जित कर रखा है। साजतिन हो गया। गज असंख्य गजपति, मुहर सेना तीय संख। असंख्य हाथियों एवं
असंख्य हाथियों एवं असंख्य हाथियों एवं मुहर सेना से सुसज्जित मुहर सेना जो कि 3 संख मुहर सेना कितनी है? असंख्य हाथियों एवं मुहर सेना जो कि 3 संख है से सुसज्जित सेना तैयार है। सेना हर वक्त तैयार है। तो इस प्रकार से मुहर सेना 3 संख आ गया। अब हम बात कर लेते हैं, वो विशेष में थोड़ा सा लिख लेते हैं कि जो चंद बरदई ने कवित्त लिखा है वो वास्तव में क्या है? उल्लेख और वस्तु ध्वनि हम बार बार नहीं लिखेंगे, क्योंकि जहां जहां वैसी वैसी परिस्थिति दिखे सब जगह वो आएगा वापस। पर ये कवित्त छप्पे वाली बात भी एक बार ही नोट करेंगे। जो कवित्त लिखे हैं वो वर्तमान समय में छप्पे है। क्या है? छप्पे छंद है। छप्पे छंद में क्या होता है? छप्पे छंद कैसे बनता है? रोला धन उलाला, रोला और उलाला मिलकर क्या बनाते हैं? छप्पे बनाते हैं। तो इसको हम रोउच, रोला उलाला छप्पे, रोउच कह सकते हैं। और रोला में मात्राएं कितनी? 24 और उलाला में 28 मात्राएं और 4 पंक्ति का ये रोला है और 2 पंक्ति का उलाला है। मिलाकर क्या बनता है? 6 पंक्ति का क्या बनेगा? 6 पंक्ति का छप्पे बनेगा। तो छप्पे में कितनी पंक्तियां होगी? 6 पंक्तियां होगी। और इसमें 11-13 पर यति लगती है और इसमें 15-13 पर यति लगती। तो ये है जो कवित्त लिखा हुआ हमें दिखेगा वो छप्पे है। जो कवित्त लिखा है चंद बरदई ने उसे हम क्या कहते हैं? छप्पे कहते हैं। तो कवित्त जो घनाक्षरी है उसमें उसको ढूंढने की यहाँ पर मात्रा, वो उसकी गणना करने की, वर्णों की 30 वर्णों को गणना करने की आवश्यकता नहीं है। ये इस तरीके से मात्रा से गिनोगे, रोला उलाला की मात्रा से, तब ये छप्पे छंद बराबर बैठेगा। अब अगला है एक नायक कर धरी, एक नायक कर धरी, पिनाक धरबर रज रख, 10 पुत्र पुत्रिये एक समरथ, सुरंग उमर डमर, भंडार लक्ष्य अगणित पदम, सो पदम सैन कुंवर सुघर। यानी पाठांतर में जो डमर है उसको झमर कहा गया है। डमर को क्या कहा गया है? झमर। डमर को क्या कहा गया? झमर। पाठांतर में डमर को झमर कहा गया। इस बात का ध्यान रखना है। यहाँ आप शब्दार्थ पर बात करते हैं। वर्णन किसका हो रहा है? राजा विजयपाल का, समुद्र शिखर के राजा है, उनका वर्णन हो रहा है। उनकी सेना है, वे खुद कितने बड़े धनुर्धर है उस पर बात हो रही है। एक नायक कर धरी,
यानी वो एक ही नायक है, एक ही ऐसा नायक है जो हाथ में धनुष धारण कर ले तो उसके समान दूसरा कोई धनुर्धर नहीं मिलेगा। एक नायक कर धरी पिनाक धरबर रज रख। पिनाक क्या होता है? धनुष। और वैसे अगर पिनाक शब्द को किसी विशेष धनुष से जोड़ें तो शिव के धनुष को पिनाक कहा जाता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा धनुष जो राजा की वीरता को प्रकट करे उसके लिए पिनाक शब्द का प्रयोग आया है। धर भर यानी धरती पर, धर भर यानी संपूर्ण धरती पर। संपूर्ण धरती पर। और रज, रज इंपॉर्टेंट है। रज का अर्थ है नियंत्रण। रज का यहाँ अर्थ रेत नहीं है, रज का अर्थ क्या है? धूल नहीं है, नियंत्रण है। धरबर रज रख, रख यानी रखता है, रस नहीं है, रख क्या है? रख। तो आगे है 10 पुत्र पुत्री एक सम, उसके 10 पुत्र और पुत्रियां एक समान उसके जैसे ही हैं, जैसे विजयपाल है वैसे ही सौंदर्य और वैभव से परिपूर्ण और वीरता से परिपूर्ण है। रथ सुरंग उमर डमर, और उनके रथ भी बड़े सुंदर और मनोहारी है। सुरंग, सुरंग, सुरंग यानी सुंदर रंगों वाले। रथ कैसे हैं? सुंदर रंगों वाले। और उमर डमर, उमर का अर्थ क्या है? पट या वस्त्र। उमर यानी वस्त्र। उमर का अर्थ क्या है? वस्त्र। और डमर का अर्थ क्या है? बहुत महत्वपूर्ण अलग तरीके का शब्द है। डमर आया है, झमर लिखा हुआ है उधर पाठांतर में। डमर शब्द का अर्थ क्या है? चंदोवा। अब चंदोवा क्या होता है? जो रथ होता है उस पर छतरी की तरह ऊपर जो पकड़ा जाता है या लगाया जाता है, जो धूप छांव बारिश सबसे रक्षा करता है, धूप वगैरह से, तो वो चंदोवा है, वो बड़ा सुंदर है। चंदोवा कैसा है? बड़ा ही सुंदर और आकर्षक है, और उसका कपड़ा भी बहुत ही सुंदर है। और भंडार लखिय अगणित पदम, भंडार यानी भंडार, लक्ष्य जो लिखा हुआ है उसका अर्थ है लक्ष्मी या धन, लक्ष्मी या धन। लक्ष्य यानी लक्ष्य जो लिखा है उसका अर्थ है लक्ष्मी या धन। अगणित पदम यानी जिन पद्मों की गणना न कर सके इतना धन है, अगणित पदम जितना। तो पदम सेन कुंवर सुगर, यहाँ पर यमक आप ले सकते हो। ये पदम आया है संख्या के लिए और उधर पदम सेन कुंवर के लिए आया। तो पहले पदम का अर्थ क्या होगा? पदम एक संख्या, पदम एक संख्या होती है। और आगे जो पदम सेन कुंवर आ रहा है, कुंवर सुगर, वो कौन है? वो पदम सेन, उस पर बात करना महत्वपूर्ण है। वो पदम सेन है राजा जो विजयपाल है, उनका सुंदर और वैभवशाली पुत्र है, सुंदर एवं गुणों से युक्त पुत्र है। कौन? पदम सेन। तो पदम सेन विजयपाल का पुत्र। और सुघड़ का अर्थ क्या है? सुघड़ सुंदर व गुणयुक्त, यानी उसमें गुणों की वो खान है और सुघड़ भी है। अब इस पर बहुत अधिक विवाद रहता है कि पदम से सुघड़ यानी सुंदर ये या गुणयुक्त। तो यहाँ पर जो पदम सेन कुंवर सुघड़ आया है, इस
कथन पर इसमें स्पष्ट लिखा नहीं है कि ये पद्मसेन कौन है। पद्मसेन विजयपाल का पुत्र है या उसकी पत्नी या रानी, तो इस पर विवाद रहता है। इसलिए मोहन सिंह द्वारा जो संपादकीय दिया गया, नागरिक प्रचारणी सभा द्वारा पृथ्वीराज रासो के प्रथम खंड का प्रकाशन किया गया है, उसके संपादकीय में कवि राजा मोहन सिंह लिखते हैं कि रासो में पद्मावती के पिता का नाम पद्मसेन लिखा है। तो उस बात को हम आधार रखते हुए पद्मसेन को विजयपाल का पुत्र माने, पद्मसेन को विजयपाल का पुत्र मानेंगे। किस आधार पर? जो मोहन सिंह ने लिखा है उस आधार पर, उसको हम इधर लिख लेते हैं। पृथ्वीराज रासो के प्रथम खंड के संपादकीय में कवि राजा मोहन सिंह लिखते हैं क्या लिखते हैं कि पद्मावती के पिता का नाम पद्मसेन मिलता है। इस प्रकार से लिखते हैं। तो हम इसी को आधार लेते हैं। बाकी अन्य टीकाओं में पद्मसेन को क्या माना गया है? विजयपाल की रानी। तो अगर पद्मसेन को विजयपाल की रानी मान लेंगे तो पद्मावती विजयपाल की पुत्री हो जाएगी। लेकिन जो मोहन सिंह द्वारा ये पंक्ति दी गई है, उस पंक्ति के आधार पर कुछ टीकाएं जो है वे मानती है कि पद्मसेन कुंवर है, यानी विजयपाल का पुत्र है। उसके घर एक नारी सुजान है। आगे की पंक्ति में आएगा कि उसके घर एक नारी सुजान है, यानी उसकी स्त्री जो है उसकी कोख से उसकी पुत्री का जन्म होता है। अर्थात इस तरीके से तो विजयपाल है वो दादा हो जाते हैं पद्मावती के। पद्मावती के पिता का नाम पद्मसेन मिलता है। यह बात कौन कहते हैं? कवि राजा मोहन सिंह। संपादकीय में कहते हैं, किसका संपादकीय? पृथ्वीराज रासो के खंड प्रथम का संपादकीय है, उसमें ये बात लिखते हैं। उसी के आधार पर हम मान रहे हैं। और अगर हमारे ऑप्शन में रानी के रूप में आए तो हम रानी का भी ऑप्शन कर सकते हैं। आगे है कुंवर पद्मसेन की। एक मिनट, पहले हम इस पर वापस बात कर लेते हैं। शब्दार्थ अपने चल रहे थे, तो शब्दार्थ में ये बात की है कि जो ये विवादास्पद है कि पद्मसेन कौन है, उस पर ये मोहन सिंह का स्टेटमेंट अपने काम का हो सकता है। और कहीं पर हम लगाना चाहे आपत्ति के रूप में तो भी इसे लगा सकते हैं। अन्य जो टीकाएं कुछ है उनको हम आपत्ति के रूप में नहीं लगा सकते। तो अब हम इसका अर्थ देखते हैं। एक नायक कर धरी पिनाक धरबर रज रख, यानी एक नायक, यानी इस नायक ने, यह जो नायक है, नायक कौन? राजा विजयपाल है। उसने अपने हाथ में जैसे ही धारण किया, क्या? पिनाक यानी धनुष। जैसे ही ये हाथ में धनुष धारण करते हैं वैसे ही संपूर्ण धरती पर उनका राज अपने आप हो जाता है। अर्थात राजा स्वयं बहुत ही बड़े धनुर्धर है। राजा स्वयं क्या है? बहुत ही बड़े धनुर्धर है। और 10 पुत्र पुत्रियां एक संग, और उनके 10 जो पुत्र और पुत्रियां हैं वे भी उनके ही समान पुत्र है। वे वीर है और वैभवशाली है।
और रत सुरंग उमर डमर, रत सुरंग उमर डमर यानी उनके पास जो सुंदर रथ है उसमें जो सुंदर उमर, उमर यानी ऐसा वस्त्र लगा हुआ है जो बहुत ही सुंदर दिखता है, डमर यानी उस पर लगा हुआ चंदोवा भी बड़ा सुंदर और आकर्षक है। भंडार लक्ष्य अगणित पदम, भंडार लक्ष्य अगणित पदम यानी उनका भंडार जो है, उनके कोष में, उनके भंडार में इतना धन भरा हुआ है, इतने पदम युक्त, पदम वाला धन या इतनी संख्या में धन भरा हुआ है कि उसे गिन नहीं सकते। अगणित पदम यानी उसे ऐसे पदम जिनकी संख्या गिनी न जा सके, इतना धन है। सो पदम सेन कुंवर सुगर, और उनके यहाँ पर पदम सेन नाम का कुंवर या युवराज है जो बहुत ही सुगढ़ है या गुणशाली है या सुंदर गुणों से युक्त है। तो ये है इसका अर्थ। राजा विजयपाल महान धनुर्धर है जिसका संपूर्ण पृथ्वी पर नियंत्रण है, नियंत्रण है। रज जो आया है उसका अर्थ है नियंत्रण है। आगे है 10 पुत्र पुत्री एक सम, उसके 10 पुत्र पुत्रियां एक समान वैभवशाली, 10 पुत्र पुत्रियां एक समान वैभवशाली है। रत सुरंग उमर डमर, उनका सुंदर वस्त्र एवं चंदोवे से युक्त वाला, चंदोवे वाला रथ मनोहारी है। यहाँ पर इनके वैभव का वर्णन हो रहा है कि कितना इनका वैभव है, किस प्रकार से। तो वस्तु ध्वनि है भंडार लक्ष्य अगणित पदम, यानी उनके यहाँ पर उनका भंडार धन से, अगणित धन से भरा है। उनका भंडार अगणित धन से भरा है। और सो पदम सेन कुंवर सुघर, यही पंक्ति है। उनके घर एक सुंदर व सुघड़, सुघड़ शब्द यहाँ आया हुआ है तो हम गुण युक्त लिख, गुण युक्त राजकुमार, कुंवर यानी कुंवर या युवराज पदम सेन है। और पदम सेन भी विजयपाल की तरह ही वैभवशाली और वीर है। ये बात यहाँ पर आई है। अब आगे है कुंवर पदम सेन की बेटी पद्मावती के रूप गुण आदि का वर्णन। अगली पंक्ति में क्या लिखा है? कुंवर पदम सेन की बेटी
पद्मावती के रूप गुण आदि का वर्णन। और इसी का अर्थ कवि राजा मोहन सिंह ने पद्मसेन की पुत्री लगाया है, तभी हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। और पाठांतर में मैं बार बार कह रही हूँ कि पद्मसेन को रानी भी कहा गया है। जो टीकाकार है, अन्य टीकाकार पद्मसेन को विजयपाल की रानी कहते हैं। और उस हिसाब से क्या होगा, विजयपाल और रानी पद्मसेन की पुत्री पद्मावती होगी। और पद्मसेन को हम पद्मावती के पिता माने तो उस हिसाब से इस प्रकार से अर्थ होगा, पद्मसेन कुंवर सुगर ता घर नारी सुजान। पद्मसेन नाम का जो सुघड़ कुंवर है, ता घर नारी सुजान, उसके घर में एक चतुर नारी है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बिल्कुल बात स्पष्ट हो रही है कि पद्मसेन कुंवर सुगर, पद्मसेन कुंवर है, वो सुगढ़ है, सुंदर है, गुणवान है, और उसके घर में एक चतुर नारी है। उसके घर में एक चतुर नारी है, अर्थात उसकी पत्नी या रानी है। और ता उर एक पुत्री प्रकट, उसके गर्भ से एक पुत्री का जन्म होता है। मनहु कला ससिभान, यानी वो पुत्री ऐसी है मानो चंद्रमा और सूर्य दोनों की कलाएं एक साथ प्रदर्शित हो, अर्थात तेज एवं उज्ज्वलता जैसे एक साथ प्रकाशित हो, या फिर सूर्य का तेज और चंद्रमा की शीतलता एक साथ मिलकर आ जाए, ऐसा लगता है। ऐसी पुत्री का जन्म पद्मसेन के यहाँ पर होता है। तो शब्दार्थ, पद्मसेन कुंवर सुघर हो गया है। ता घर नारी सुजान, ता घर नारी, वहां पर पीछे अपने कवित्व पूरा हो चुका था। जहां कवित्व पूरा होता है वहां से आगे वापस दोहा शुरू होता है, और दोहे के बाद पुनः कविता आएगा। यही परंपरा चल रही है। और होता क्या है, एक बात और है कि कवित्व के अंत में जो पंक्ति है वही दोहे के शुरुआत में आएगी यहाँ, और दोहे के अंत में पंक्ति है वो कवित्व की शुरुआत में आएगी। पद्मसेन कुंवर सुगर ता घर नारी सुजान, ता उर एक पुत्री प्रगट मनऊ कला ससिभान, यानी उसके ओर से एक पुत्री जन्म हुई, वो जैसे 16 कलाओं से युक्त चंद्रमा और सूर्य के तेज से युक्त है। तो यहाँ पर सुजान यानी चतुर, नहु यानी मानव, और शशिभान, शशिभान यानी चंद्रमा व सूर्य। और कुछ टीकाकार केवल चंद्रमा से ही, चंद्रमा ही अर्थ लेते हैं, अर्थ लेते हैं। लेकिन इससे जो पद्मावती है उसके तेज का वर्णन नहीं हो पाएगा। केवल चंद्रमा के समान कहेंगे तो तेज का वर्णन नहीं होगा। यानी भान यानी भानु, भानु यानी सूर्य, तो शशिभान यानी चांद और सूर्य दोनों की, चांद की शीतलता और सूर्य का तेज दोनों पद्मावती में समाहित रहे। ये बात यहाँ पर चंद्रवदयी कहना चाहते हैं। तो चंद्रमा व सूर्य दोनों भी हो सकते हैं, और कुछ टीकाकारों के अनुसार अकेला चंद्रमा भी हो सकता है। तो अब इसका हम अर्थ लिख लेते हैं। अर्थ कर लिया है अपने। अर्थ क्या है? पद्मसेन कुंवर सुगर, पद्मसेन सुंदर व गुणयुक्त राजकुमार है। सुंदर व गुणयुक्त राजकुमार है, उसके
हर एक चतुर, सुजान यानी चतुर नारी या पत्नी है। और यानी घर, उसके गर्भ से एक पुत्री का जन्म हुआ, वह इतनी सुंदर व गुण युक्त है जैसे कि चंद्रमा की शीतलता चंद्रमा की 16 कलाएं ले सकते हैं या शीतलता ले सकते हैं। 16 कलाएं एवं सूर्य का तेज एक साथ प्रकट हो गया हो, एक साथ प्रकट हो गया, इस प्रकार से। अगला है कविता। मनहु कला शशि भान, वापस कविता शुरू हो रहा है तो वही पंक्ति वापस आएगी। मनहु कला शशि भान, कला 1600 बनी, कला 1600 बनी, बाल बेस सीता समीप, अमृत रस पिनी, बिगसी कमल मृग भमर, बैन खंजन मृग लुटी। यानी ये पद्मावती के सौंदर्य का वर्णन हो रहा है, उसकी कलाओं का वर्णन हो रहा है। पद्मावती के सौंदर्य या कलाओं का वर्णन हो रहा है, वो कितनी सुंदर है उसकी बात हो रही है। तो सबसे पहले हम लिखते हैं शब्दार्थ कला 16 यानी चंद्रमा की कला। चंद्रमा में 16 कलाएं होती है, वैसे ही चंद्रमा में 16 कलाएं होती है, वैसे ही पद्मावती भी सौंदर्य से या गुण युक्त थी। फिर है बाल बेस ससिता समीप, बाल बेस एक साथ लिखना पड़ेगा, बाल बेस ससिता। अर्थ क्या होगा? नवोदित चंद्रमा, नवोदित चंद्रमा, नवोदित चंद्रमा अमृत रस पीनीय, अमृत रस पीनीय, अमृत यानी अमृत और रस पीनीय यानी अमृत, अमृत का पान कर रहा हो, पीनीय यानी पान करना, पीनीय बराबर पान करना, अमृत रस पीनीय, पीनीय यानी पान करना। बिगसी कमल मृग भ्रमर, बैन खंजन मृग लुटी। इस पंक्ति में और अगली जो 3 पंक्तियां हैं कवित में जो कि वर्तमान छपे हैं, 6 पंक्तियां होती है, तो इनमें और अगली 3 पंक्तियों में पद्मावती के सौंदर्य की तुलना किस प्रकार से हुई है, तो उसमें जो जो प्रतीक है उस पर बिल्कुल हम ढंग से बात करते हैं। देखिए सबसे पहले आया है बिगसी कमल मृग भ्रमर। अब मृग की जगह कहीं पर कई पाठों में क्या लिखा हुआ है? स्त्रीग लिखा हुआ है और उसका अर्थ बाण ले लिया, वो भी एक अलग बात है। तो वो अलग अलग टीकाकार अलग अलग कहते हैं, लेकिन साधारण रूप से हम बात करें तो बिगसी कमल, सबसे पहले बिगसी कमल, यहाँ पर रूप का अतिशयोक्ति अलंकार माना जा सकता है। रूप का अतिशयोक्ति क्यों?
क्यों हो सकता है रूप का अतिशयोक्ति अलंकार? क्योंकि विकसी कमल मृग भ्रमर तो लिख दिया, लेकिन विकसी कमल क्या, कमल तो मुख, मुख का तो नाम ही नहीं आया, केवल उपमान आ गया और उपमेय नहीं आया। तो उपमान आ जाए और उपमेय नहीं आए, उपमान का ही वर्णन उपमेय का नहीं। तो यहां पर क्या होगा, रूप का अतिशयोक्ति अलंकार हम ले सकते हैं। तो विकसी कमल, विकसी कमल का अर्थ क्या है, कमल के समान विकसित मुख, विकसित मुख बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये पूछे जा सकते हैं। विकसी कमल यानी कमल के समान विकसित मुख। फिर है मृग भ्रमर, मृग भ्रमर, तो मृग, मृग किसके लिए आया है, मृग की जगह कई पाठांतर में स्त्रीग मिलता है जिसका अर्थ बाण है, वो बाण से कैसे बैठेगा वो अलग बात है। मृग, मृग किसके लिए आया है, मृग के समान, मृग की आंखों के समान आंखों वाली, आंखें, मृग के समान आंखें। भंवर, भंवर किसके लिए आया, भरमर के समान यानी भंवरे के समान, भरमर के समान आंखों का काजल, समान काला काजल, आंखों में लगेगा काजल। भरमर का अर्थ क्या है, भरमर के समान काला काजल, यानी काजल उसने, जो नायिका ने लगाया है पद्मावती ने, उसका रंग कैसा है, बिल्कुल जैसे भंवरे का काला रंग होता है। अब बैन खंजन मृग लुट्टिय, बैन खंजन मृग लुट्टिय पंक्ति का अर्थ क्या हुआ कि इस प्रकार से ये जो मुख विकसित हुआ है, जो कमल के समान विकसित मुख है, उस पर मृग के समान उसकी आंखें हैं और भरमर जैसा काजल लगा हुआ है, उसकी वजह से बैन खंजन मृग लुट्टिए, और तो उसकी वजह से क्या हुआ है कि पद्मावती के इन आंखों के सौंदर्य के आगे मृग और खंजन भी लज्जा जाते हैं, लुट जाते हैं, अर्थात उनका सौंदर्य भी कम हो जाता है, ये बात कही जा रही है। तो यहाँ पर बैन खंजन मृग लुट्टिए आया है, तो यहाँ व्यतिरेक अलंकार हो सकता है, व्यतिरेक अलंकार। व्यतिरेक अलंकार कैसे होगा कि बैन खंजन मृग लुट्टिए, खंजन क्या है, खंजन और मृग, खंजन और मृग दोनों क्या है, उपमान है, उसकी बजाय जो पद्मावती की आंखें हैं, जो उपमेय है, उसको ज्यादा महान बता दिया गया है, तो यहाँ अपना व्यतिरेक अलंकार हो सकता है। व्यतिरेक अलंकार, व्यतिरेक अलंकार क्यों, क्योंकि उपमान खंजन, उपमान खंजन व मृग को पद्मावती की आंखों के सामने लुटते दिखाया, लुटते दिखाया, तो लुटते दिखा दिया है, तो यहाँ पर व्यतिरेक अलंकार हो सकता है। ये हमने साथ साथ बात कर ली है। अब इसका सीधा सा अर्थ तो हो ही चुका है, अब फटाफट इसको लिख लेते हैं। अर्थ
चंद्रमा की शीतलता व सूर्य के तेज युक्त पद्मावती अनुपम सुंदरी है। कला 1692 चंद्रमा की 16 कलाओं के समान उसके रूप व गुण बिखरते हैं। अर्थात रूप और गुण की चर्चा होती है। जैसे चंद्रमा की 16 कलाएं हैं, वैसा ही पद्मावती का रूप और गुण सौंदर्य युक्त है। अब उससे क्या होता है? बाल बेस ससिता समीप, यानी नवोदित चंद्रमा जो है वो उसके मुख के समीप आकर अमृत रस के पान करने की कोशिश करने लगता है। पद्मावती के मुख के पास अमृत का पान करने के लिए नवोदित चंद्रमा मानो आता है। कहने का अर्थ ये है कि रूप और गुण की वो खान है, अमृत के समान अमृत का पान करने के लिए चंद्रमा जैसे उसके पास आता रहता है। फिर है बिगसी कमल मृग भ्रमर बैन खंजन मृग लोकी। पद्मावती का मुख विकसित कमल के समान है, अनुपम है, और उसके नेत्र मृग के नेत्रों के समान में लगा काजल, लगा काला काजल भरमर के समान है। और ये जो इसके नयन हैं वो क्या करते हैं? मृग और खंजन के नयनों के सौंदर्य को भी लुटा देते हैं। पद्मावती के नेत्रों के सौंदर्य के आगे खंजन व मृग भी लुटे हुए महसूस करते हैं, लुटे हुए महसूस करते हैं। इस प्रकार से ये अर्थ है और अलंकार जो जो थे उन पर अपनी बात हो गई है। ये है पद्मावती का रूप सौंदर्य। 3 और पंक्तियां हैं, उनमें भी इसी प्रकार के प्रतीकों का प्रयोग है, उनके बारे में बात करते हैं। हीर कीर अरुबिंब, हीर कीर अरुबिंब मोती नक्सिक अहि गुट्टिय छत्रपति गयंद हरि हंस गति विह बनाए संचय सचिय पद्मिनीय रूप पद्मावती मनहु काम कामिनी रचिय। तो यहाँ पर हीर शब्दार्थ
शब्दार्थ में हीर। हीर क्या है? हीरा। तो हीरे के समान उज्जवल क्या है? दंत पंक्ति। दंत पंक्ति, हीरे के समान उज्जवल दंत पंक्ति है पद्मावती। और अरुबिंब, हीर कीर, हाँ कीर है दूसरा, तो कीर, कीर यानी तोता, तो तोते के समान, तोते के समान लंबी व नोकदार नासिका। और तीसरा क्या है? अरुबिंब, बिंब, बिंब यानी बिंबा फल के समान। बिंबा फल बिल्कुल लाल रंग का होता है, जो अभी अनार है उसी का एक रूप होगा, या अनार कोई कहते हैं। बिंबा फल के समान लाल होठ। पद्मिनी नारी का वर्णन हो रहा है। मोती नक्सिक अहि गुटिय, मोती नक्सिक अहि गुटिय। तो मोती नक्सिक, यहाँ पर यहाँ तक रूप का अतिशोक्ति है, ये यहाँ तक रूप का अतिशोक्ति। आगे मोती नक्सिक आ गया, मोती जैसे नख, तो फिर यहाँ रूप का अतिशोक्ति नहीं होगा। मोती जैसे नख में रूप का अतिशोक्ति नहीं है, ध्यान देना है। केवल यहीं तक है, यहीं तक। ये बिंब यानी बिंबा फल के समान लाल होठ, फिर है मोती नक्सिक, नख, मोती नख। मोती के समान, यहाँ पर आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि मोती के समान तो किसको बताया है? नाखूनों को, चमक से भरे हुए। और हीरे के समान क्या बताई है? उज्जवल दंत पंक्ति। मोती के समान नख, चमकते हुए नख या नाखून। और आगे क्या है? सिख अहि घुट्टी, सिख अहि घुट्टी। इसका अर्थ क्या होगा? सिख अहि घुट्टी, इसका अर्थ हो जाएगा चोटी जो है, चोटी नागिन के समान या सर्प के समान, नागिन या सर्प, अहि यानी सर्प, नागिन या सर्प के समान घुटी हुई चोटी। तो सिख का अर्थ क्या है? चोटी, घुटी, घुटी है मतलब घुटी हुई, अहि मतलब सर्प, तो सर्प के समान घुटी हुई चोटी। इस प्रकार से ये प्रतीक है। अब है पद्मिनीय रूप पद्मावतीय। पद्मिनीय रूप पद्मावतीय, तो पद्मिनीय किसके लिए आया है? पद्मावती तो पद्मावती खुद, और पद्मिनीय किसके लिए है? पद्मिनीय पद्मिनीय से पहले छत्रपति, छत्रपति वाला रह गया है। छत्रपति गयंद हरि हंस गति। छत्रपति गयंद, छत्रपति गयंद किसके लिए आया है? कई लोग यहाँ पर छपत्ती लिख देते हैं, तो उसका अर्थ है छिपाती है। और यहाँ पर छत्रपति जो अपनी नागरिक प्रचारिणी सभा द्वारा प्रकाशित है, उसमें छत्रपति लिखा है, छत्रपति गयंद, तो उसका अर्थ है गजराज के समान स्थूल जंघाएं।
गजराज के समान हरि हंस गति। हरि किसके लिए आया? हरि, हरि, हरि यानी सिंह, सिंह के समान पतली कमर। और आगे आया है हंस गति। तो हंस क्या है? हंस गति, हंस के समान जैसी मंद चाल, हंस जैसी मंद चाल। क्या लिखा हुआ है? हंस गति लिखा हुआ है तो मंद नहीं लिखना है, अर्थ जितना पूछा जाए उतना ही लिखना है। हंस जैसी चाल, हंस जैसी चाल। फिर है विह बनाए संचय सचिय। विह, विह यानी विधाता, विह यानी विधाता। विह का अर्थ क्या है? विधाता। विधाता ने जैसे संचय में ढालकर बनाया हो, विधाता ने जैसे संचय में ढालकर उसको बनाया हो, अर्थात उसका सुगठित शरीर है। कैसा शरीर है? सुगठित शरीर है। पद्मिनीय रूप पद्मावतीय मनहु काम कामिनी रचिय। पद्मिनीय, पद्मिनीय का अर्थ क्या होगा? पद्मिनी नारी। पद्मिनी नारी जो 4 प्रकार की नारियां मानी गई है, उसमें से सर्वश्रेष्ठ गुणों से युक्त नारी को क्या कहा जाता है? पद्मिनी नारी। सर्वश्रेष्ठ गुण युक्त नारी, सर्वश्रेष्ठ गुण युक्त नारी। मनहु काम कामिनीय कामिनी रची। ऐसा लगता है मानो विधाता ने काम कामिनी यानी कामदेव की पत्नी रति को ही पुनः रूप में ढाल दिया हो। मनहु काम कामिनीय, इसका अर्थ क्या है? मानो कामदेव की पत्नी रति पुनः रूप धारण कर आई है, धारण कर आई है। यहाँ पर हमने इन अर्थों के साथ साथ पूरी बात कर ली है, शब्दों के साथ साथ शब्दों का तालमेल बिल्कुल सही हो जाएगा तो उसका पूरा अर्थ अब अलग से लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस अर्थ को एक बार देख लेते हैं। हीर कीर अरुबिंब मोती नक्सिक अहि घुट्टिय छत्रपति गयंद हरि हंस गति विह बनाए संचय सचिय पद्मिनीय रूप पद्मावतीय मनहु काम कामिनी रच्य। तो यहाँ पर कवि चंद बरदई कहते हैं कि हीर, हीर यानी हीरे के समान उज्जवल दंत पंक्ति वाली, और कीर, कीर यानी तोते के समान लंबी व नोकदार नासिका वाली, और बिंब, अरुबिंब यानी बिंबा फल के समान लाल होठों वाली, और नक्सिक अति अहि घुट्टिय यानी नख जिसके मोती के समान चमकदार है, और चोटी जिसकी सर्प के समान घुटी हुई है अर्थात बल खाती हुई है, उसका छत्रपति गयंद हरि हंस गति। छत्रपति गयंद यानी गजराज की तरह जिसकी जंघें पुष्ट और विशाल है,
और कमर उसकी सिंह की तरह पतली है और चाल उसकी हंस के समान है। विह बनाए संचय सचिय, विह यानी विधाता, विह का अर्थ क्या है? विधाता, विह यानी विधाता। विधाता ने मानो इसे संचय में ढाल करके बनाया है, अर्थात उसका सुगठित शरीर है। फिर है पद्मिनीय रूप पद्मावती, पद्मिनी नारी, पद्मिनी जाति की नारी वाला रूप पद्मावती का है। पद्मिनीय का अर्थ क्या है? पद्मिनी जाति की अर्थात पद्म कुल में जन्म लेने वाली, कमल कुल में जन्म लेने वाली नारी पद्मिनी कहलाती है। उसका रूप पद्मावती ने धारण किया है। मनहु काम कामिन्य, मनहु आते ही कौन सा अलंकार होता है? उत्प्रेक्षा। मनहु आया है तो सीधी बात है, अलंकार कौन सा होगा? उत्प्रेक्षा। तो मनहु काम कामिन्य रचिय, अर्थ क्या हुआ? मानो विधाता ने कामदेव की पत्नी रति को पुनः रचित कर दिया हो, या रति ने नया रूप धारण कर लिया हो। पद्मावती को देखकर कवि ऐसे कहता है।